नमस्कार। पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय लेकर मैं आया हूँ वर्णों संबंधी विशेष बातें। हम वर्तनी लिखते हैं तो कहीं कहीं कुछ गलतियाँ हो जाती है, वह भूलवश ही सही मगर हो जाती है। और वर्तनी संबंधी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसे ध्यान में रखना अति आवश्यक है। आज हम उन्हीं तथ्यों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और उसी के संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे भूलवश ही सही हमें लिखना था कल्पना और लिखा गया कल्पना, उसी तरह से कल्याण लिखना था और लिखा गया कल्याण। यदि कंपन लिखना था और भूलवश लिखा गया कमपन, तो हम ऐसी गलतियों को बगैर कटिंग किए हुए भी सुधार कर सकते हैं। और वो ये है कि इस लॉ में हल लगा देते हैं, इस लॉ में भी हल या लगा देते हैं, इसमें भी हल अंत लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यंजन वर्ण में जब एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है तो वह व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है, अर्थात वह स्वर रहित वर्ण हो जाता है। जैसे लॉ में जब हलंत लगा दिया तो ये आधा लॉ हो गया, अब यह कल्पना ये शुद्ध शब्द हो गया, इसे हमें काटने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से ये लॉ पूरा लिखा गया और हमें आधा लॉ लिखना चाहिए था, तो इस लॉ के में हल का प्रयोग कर दिए हैं तो ये लॉ आधा हो गया, अर्थात स्वर रहित हो गया, अर्थात इसको हम पढ़ेंगे अब कल्याण। यह कल्याण भी अब शुद्ध शब्द हो गया। उसी तरह से मोह आधा लिखना चाहिए था और भूलवश हमने पूरा मोह लिख दिया, तो इसमें हल का प्रयोग कर दिए हैं तो ये भी आधा मोह हो गया, अर्थात इसमें स्वर नहीं है और ये कंपन हो गया, और ये कंपन शुद्ध शब्द हुआ। इस तरह से हम इन शब्दों को बगैर काटे हुए शुद्ध रूप दे दिए हैं। ऐसे ही तथ्यों पे हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। हमने प्रथम बिंदु लिया है हल। हल का मतलब है कि किसी व्यंजन वर्ण के नीचे यदि तिरछी रेखा खींच दी जाए तो उस तिरछी रेखा को हल कहते हैं, और इस हल का प्रयोग कर देने से वह व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है या स्वर रहित हो जाता है। यदि भूलवश भी अगर पूर्ण वर्ण लिखा गया हो और उसे आधा करना हो तो उसके नीचे हल का प्रयोग कर उस वर्ण का आधा रूप हम दे सकते हैं। जैसे ये को में हलंत लगा देने का मतलब है कि क के अंत में अ जो सुनाई पड़ता है, इस हलंत के लगा देने से इसमें अ स्वर नहीं है, अर्थात ये सिर्फ आधा व्यंजन है। उसी तरह से लॉ में प्रयोग कर देने से ये हल लॉ जो है सो आधा वर्ण हो गया, इसमें स्वर नहीं है। उसी तरह से ये जो में जब हल का प्रयोग कर दिए हैं तो ये जो आधा वर्ण हो गया। इसी तरह से किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे जब हल का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह वर्ण आधा हो जाता है, अर्थात वो स्वर रहित हो जाता है। जैसे एक शब्द है कमल, यहाँ पर 3 व्यंजन वर्ण है, को के साथ अ स्वर भी छिपा हुआ है, मो है, मो में भी अ छिपा हुआ है, और लो है, लो में भी अ छिपा हुआ है। इन व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण को भी अलग करके विच्छेद करके दिखा देना ही इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे या तो आधा को और अ मिलके क हो गया। उसी तरह से जोड़ मो में हलंत लगा दिया तो आधा मो और ओ मिलके मो हो गया। उसी तरह से लो में हलंत लगा देने से लो आधा हो गया और ओ मिलके लो हो गया, अर्थात ये कमल, ये को मो और लो मिलके कमल हो गया। उसी तरह से ये सरोज शब्द है, इस सरोज में भी सौ में ओ है, रो में ओ है, ओ स्वर है, और जौ में भी अ है। इस तरह से हम किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, और वर्ण विच्छेद किया हुआ रहता है तो उसे वर्ण विन्यास करना होता है, अर्थात विन्यास का मतलब है वर्णों को सजाना या संवारना।
जैसे अगर यही दिया हुआ रहेगा तो कहा जाएगा कि यह वर्ण विन्यास करे, अर्थात जो वर्ण विच्छेद किया हुआ है उस वर्ण विच्छेदों को सजा करके संवार करके तब दिखाएं। तो हम इस सौ और ओ मिलके सौ लिखेंगे, रो और ओ मिलके रो लिखेंगे और जो और ओ मिलके जो हो जाएंगे, अर्थात इसका वर्ण विन्यास सरोज कहलाएगा और इस वर्ण विच्छेद का वर्ण विन्यास कमल कहलाएगा। स्पष्ट है? यानी वर्ण विच्छेद का ठीक उल्टा वर्ण विन्यास होता है, वर्ण विन्यास का ठीक उल्टा वर्ण विच्छेद होता है। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। दूसरा बिंदु है संयुक्त वर्ण। संयुक्त का मतलब है मिला हुआ। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे भी व्यंजन वर्ण है जो दो व्यंजनों के मिलने से बना है। वैसे ही विशेष व्यंजन छ, त्र और ज्ञ है। ये छ, त्र और ज्ञ दो व्यंजनों के मिलने से बना है। यहाँ पर क हलंत जोड़ मूर्धन्य स, अर्थात आधा क और मूर्धन्य स के मिलने से छ बना है, अर्थात क मूर्धन्य स बराबर छ। उसी तरह से तो हलंत जो र, अर्थात आधा तो और रो मिलके तब त्र होता है। उसी तरह से जो हलंत और यो, अर्थात आधा जो और यो मिलके ज्ञ होता है। अब बिंदु 3 है ड्र और ढ। हिंदी वर्णमाला में जोड़े गए दो नए वर्ण हैं। चौथा बिंदु है अनुस्वार या पंचाक्षर। ये अनुस्वार जो है नाक से उच्चारित होता है। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है, अनु का मतलब है पीछे या बाद, और स्वर, स्वर के बाद जिसका प्रयोग होता है वही अनुस्वार कहलाता है। कहने का मतलब है कि अनुस्वार का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। और पंचाक्षर जो है वर्ण वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हैं, इन वर्गों के पांचवा अक्षर पंचाक्षर कहलाते हैं। इन पंचाक्षर या अनुस्वार को किसी वर्ण पे बिंदु देकर व्यक्त करते हैं। जब किसी व्यंजन वर्ण पे अनुस्वार का प्रयोग किया हुआ होता है और उस अनुस्वार को हटा करके यदि पंचाक्षर का प्रयोग करना होता है तो जिस वर्ण पे अनुस्वार का प्रयोग किया होता है उसके बाद वाले व्यंजन वर्ण जिस वर्ग का होता है उसके पांचवें अक्षर का आधा रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे इस उदाहरण से आपको पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क हर्ष उकार पर अनुस्वार है और ज अर्थात कुंज। इस अनुस्वार को हटाना है तो ये क हर्ष ऊपर अनुस्वार है, इसके बाद वाले वर्ण ज च वर्ग का है और च वर्ग का पंचम वर्ग यों होता है, इसीलिए इस अनुस्वार को हटा करके आधा यों का प्रयोग किया गया है, अर्थात कुंज। ये भी कुंज सही है और ये भी कुंज सही है। उसी तरह से कुंती क हर्ष उकार पे अनुस्वार है और तो दीर्घ ईकार है। क हर्ष ऊपर क हर्ष उकार पर अनुस्वार जो है उसको हटाना चाह रहे हैं और उसके बदले में पंचाक्षर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस क हर्ष उकार के बाद वर्ण है तो, और ये तो वर्ग का है और तो वर्ग का पांचवा अक्षर न होता है, इसीलिए न का आधा वर्ण प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ये कुंती भी सही है और ये कुंती भी सही है। उसी तरह से क हर्ष उकार पर अनुस्वार और भ है, ये अनुस्वार को हटाना है तो इस क हर्ष उकार के बाद भ प वर्ग का है और प वर्ग का पंचम वर्ण म होता है, इसीलिए इस म को हटाने पर यहाँ पर आधा म का प्रयोग किया गया है। क हर्ष उकार म भ संयुक्त कुंभ, अर्थात ये कुंभ भी सही है और ये कुंभ भी सही है। किंतु ये अन्य और जन्म ये ऐसे शब्द जो हैं इस नो के बदले अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
इस नौ के बदले भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नौ जो है सो तो वर्ग का है और ये यो जो है तो वर्ग का सदस्य नहीं है, इसीलिए इस नौ के बदले हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो वह गलत है, अर्थात अ अनुस्वर यो नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से जन्म में ये दंत नौ तो वर्ग का पंचाक्षर है और उसके बाद वाला वर्ण प वर्ग का सदस्य है। ये तो वर्ग का सदस्य है और ये प वर्ग का सदस्य है, दोनों दो वर्ण वर्ग का सदस्य है, इसीलिए इस नौ के बदले हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि करेंगे तो यह गलत होगा। पांचवा बिंदु है अनुनासिक या चंद्र बिंदु। अनुनासिक का मतलब है, अनु का मतलब है पीछे और नासिक का मतलब है नाक से, अर्थात ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में नाक का सहयोग हो वैसे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। उसे ही चंद्र बिंदु भी कहते हैं, अर्थात किसी भी वर्ण पे जब चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है तो वैसे वर्ण का उच्चारण अनुनासिक होता है। कहने का मतलब ये है कि अनुनासिक वर्ण या जिस वर्ण पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया होता है उस वर्ण का उच्चारण नाक के सहयोग से होता है। ये अनुनासिक वर्ण जो है कोई वर्ण नहीं है, ये सिर्फ स्वर के बाद आकर के उस स्वर को नाक से उच्चारण करने में मदद मात्र करता है। वही बात मैंने यहाँ लिखा है, यह न वर्ण है न व्यंजन, यह सिर्फ स्वर को नाक से उच्चारण करने में मदद करता है, जैसे चांद। यहाँ देखिए चो आकार पर चंद्र बिंदु और दो है। चो आकार का मतलब है कि चो में आ की मात्रा है, तब होता है चा, और चा पर जब चांद बिंदु लगा दिए हैं तो चा, अर्थात इस आ को नाक से उच्चारण करने में मदद करता है ये चंद्र बिंदु। और इस चंद्र बिंदु की मात्रा एक होती है, अर्थात जिस किसी भी वर्ग पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है उसके उच्चारण में अतिरिक्त समय नहीं लगता है। उसी तरह से हंसना, हॉप के अंत में ओ है, उस ओ को नाक से उच्चारण करने के लिए इस चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। यानी हाँ, ओ को और नाक से उच्चारण करते हैं तब होता है हाँ। और सना, अर्थात ये चंद्र बिंदु जो है इस ह के अंत में जो ओ है उसको नाक से उच्चारण करने में मदद करता है, और इस ह के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने ही समय में ह का भी उच्चारण हो जाता है। अर्थात ये चंद्र बिंदु की मात्रा एक होती है और जिस किसी वर्ण पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है उसकी मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होती है। चंद्र बिंदु जो है यह न स्वर है न व्यंजन है और न इसका कोई वर्ण है। छठा बिंदु है विसर्ग। जिस तरह से चंद्र बिंदु अनुस्वार स्वर के बाद प्रयोग किया जाता है उसी तरह से विसर्ग का भी प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है और इसका उच्चारण ह के रूप में किया जाता है, और ये विसर्ग किसी शब्द के मध्य में या अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। वही बात मैंने यहाँ लिखा है, यह भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे स्वतः, ये स्वतः तो जो है तो में विसर्ग लगाया गया है, इसीलिए इसको तह के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी विसर्ग का प्रयोग उच्चारण ह के रूप में करते हैं। स्वतः तब हो गया स्वतः। अगर इस विसर्ग को हटा देते हैं तो स्वत पढ़ेंगे, और ये विसर्ग के लगा देने से तो विसर्ग अर्थात तह अर्थात स्वतः के रूप में इसका उच्चारण करते हैं। उसी तरह से है अतः, अगर ये विसर्ग को हटा देते हैं तो अत पढ़ेंगे और ये विसर्ग लगा देने से तह हो जाएगा, अर्थात ये विसर्ग का प्रयोग ह के रूप में किया जाता है और हो गया अतः। उसी तरह से देखिए यहाँ पर दु के बाद विसर्ग है, अर्थात दुख, ख दुख हुआ। हम ये भी देख रहे हैं कि विसर्ग का प्रयोग किसी शब्द के अंत में या मध्य में भी किया जाता है। तो अभी आपने वर्णों के संबंध में विशेष बातें सीखी।
अब हम उसी चर्चा से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे और पिछली चर्चा का उत्तर मैं इस प्रश्नावली के अंत में दूंगा और इस प्रश्न का उत्तर अगली चर्चा के प्रश्नावली के अंत में दूंगा। तो ये है प्रश्नावली। प्रश्नावली का प्रथम प्रश्न है छ, त्र और ज्ञ का वर्ण विच्छेद करें। दूसरा प्रश्न है क हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ मूर्धन्य स हलंत जोड़ आ का वर्ण विन्यास करें। तीसरा प्रश्न है क हलंत जोड़ अ जोड़ मूर्धन्य स हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ जोड़ प हलंत जोड़ अ का वर्ण विन्यास करें। चौथा प्रश्न है विद्यालय और कुत्ता का वर्ण विच्छेद करें। पांचवा प्रश्न है कुंभ, कुंज, अन्न और चंदन में अशुद्ध शब्द है। छठा प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में जोड़े गए नए वर्ण कौन कौन हैं। अब मैं प्रश्नावली 57 के उत्तर यहाँ पर दे रहा हूँ कि दूसरे प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर है अ, दूसरे प्रश्न का उत्तर है दंतोष्ठ, तीसरे प्रश्न का उत्तर है री, चौथे प्रश्न का उत्तर है ल, पांचवें प्रश्न का उत्तर है द, छठे प्रश्न का उत्तर है द, सातवें प्रश्न का उत्तर है ए और आठवें प्रश्न का उत्तर है ओ। इसी के साथ आज का मेरा पठन पाठन कार्यक्रम समाप्त हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और इसी ढंग के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी बजाकर दोस्तों में शेयर करें ताकि इस ढंग के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इससे अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।